नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ में ऋतु तोमर। हरियाणा विशेष में स्वागत है आपका। शुरुआत करेंगे। सीएम मनोहर लाल ने सदन में राज्यपाल के अभिभाषण पर बोलते हुए कहा कि विपक्ष का काम सिर्फ आलोचना करना है, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। मैं बजट का भाषण भी पढ़ूंगा, अपनी बजट की मांगे भी रखूंगा, उसके बाद भी विपक्ष क्या कहेगा वो आज ही बता देता हूं। मैं बता रहा हूं वो क्या कहेंगे वो आज ही बता देता हूं। रटी रटाई आलोचना, आप कितनी ही आलोचना कर लें, इतनी ही आलोचना कर लें, जो उड़ने का शौक रखते हैं वो गिरने का खौफ नहीं करते। हमने जो उड़ने की धार अपनी तेज की हुई है, जिस गति से हम उड़ेंगे, निश्चित उड़ेंगे, हमें कोई गिरने का कोई खौफ नहीं है। इस नाते से मैं तो लोगों का कल्याण, महिलाओं का सशक्तिकरण, किसान हित की बात, युवाओं का उज्जवल भविष्य, इन सब चीजों पर अडिग हैं और ऐसा करने के लिए अपनी कार्यप्रणाली में हम निरंतर सुधार भी कर रहे हैं। जो कार्यप्रणाली हमने अपनाई है उसमें जो रोड़े अटकाए जाते हैं, इसके पीछे ये मंशा ये थी कि लोग अपने काम के लिए आपके आगे पीछे घूमते रहें और उनके काम के लिए आप उन पर एहसान चढ़ाते रहें। इस कार्य पद्धति को हमने समाप्त कर दिया है। सीएम मनोहर लाल ने राज्यपाल के अभिभाषण पर विपक्ष को जवाब देते हुए आंगनवाड़ी वर्कर्स के मामले पर भी बोला और उन्होंने कहा कि आंगनवाड़ी वर्कर्स की ज्यादातर मांगे सरकार ने मानी है और आंगनवाड़ी वर्कर्स का सरकार ने मानदेय बढ़ाया है। हरियाणा में आंगनवाड़ी वर्कर्स को तेलंगाना के बाद सबसे ज्यादा मानदेय मिल रहा है। इसके साथ ही सीएम मनोहर लाल ने कुछ राजनीतिक दलों पर उकसाने का आरोप भी लगाया है। आंगनवाड़ी का विषय भी 1974 में एक वॉलंटियर इस रूप में शुरू हुआ था कि कुछ सेवाएं इस प्रकार की देनी चाहिए समाज में, इसमें वॉलंटियर रूप से जो बहनें आगे आएंगी और खास करके उसी गांव की बहनें हों, आंगनवाड़ी केंद्र बनाए जाएंगे। छोटे बच्चों को उनका पढ़ाई छोटी मोटी भी होगी और उसमें कोई उनके यानी खुराक का भी ध्यान रखा जाएगा ताकि उनका स्वास्थ्य जो है वो ठीक हो। अब वो बढ़ते बढ़ते 2014 में कांग्रेस की सरकार जिस समय थी उसमें 7,500 रुपया इनका मासिक वेतन था और जो आज बढ़कर के वो 12,661 है। अब प्रावधान क्या है? ये सेंटर तय करता है कि इनको कितना पैसा देना है। नियम है 60-40। आज सेंटर की ओर से इनका 4,500 रुपया तय है। उसको वेतन नहीं कहेंगे, वो ऑनरेरियम है, क्योंकि गांव के गांव में करना होता है और उन्हीं को सुविधा दी जाती है, भी हाँ जिसको रखना अपना रख लें। हम फिर भी उस 4,500 में सेंटर का शेयर 2,700 है, हमारा 1,800 है, लेकिन हम 1,800 की जगह आज 9,961 रुपए दे रहे हैं। यानी कुल 1,800 के बजाय 9,900 दे रहे हैं, मोरलेस 10,000। और आज जो 12,600 है, मानधन में कहीं भी कमी नहीं है। और अगर दूसरे प्रदेशों के मानधन से मैं तुलना करूं तो हरियाणा का एक तेलंगाना को छोड़ करके सर्वाधिक वेतन, यानी वेतन नहीं, आंगनवाड़ी को जो ऑनरेरियम देते हैं, मानधन देते हैं, सर्वाधिक देते हैं। 65% आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स वो ड्यूटी पर है, 35% है जो बाहर सड़कों पर है। अब ये स्थिति हर एक अगर दबाव में ये सारे काम करने लग गए तो दबाव में तो कभी कोई काम चलता नहीं है। अगर हर 6 महीने में, साल में सबको अपनी मांगे रखनी होती हैं और हम कोई पीछे नहीं है, ना इनमें, ना आशा वर्कर में, ना और चीजों में, जहां भी इस प्रकार के वॉलंटियर्स का विषय है, हम किसी में पीछे नहीं है। लेकिन जो समझौता होता है उसको लागू रखना पड़ता है। और यह भी खेद की बात है कि मानने के पीछे, ना मानने के पीछे कुछ पॉलिटिकल लोग उनको उकसाते भी। और खास करके मैं कम्युनिस्ट पार्टी जो लाल झंडे वाले, उनका तो नाम लेके कहूंगा, क्योंकि उनका इन लोगों में थोड़ा एक है, थोड़ा सा अंदर तक हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनका भी भला, प्रदेश का भी भला, सबका भला सोचना चाहिए। ये लगातार चलने वाली प्रोसेस।
तो मेडिकल कॉलेज पर भी सीएम मनोहर लाल ने विपक्ष को जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि 2014 में सिर्फ 7 मेडिकल कॉलेज थे, वहीं हमने न सिर्फ मेडिकल कॉलेज की संख्या बढ़ाई है बल्कि मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए सीटें भी बढ़ाई हैं। अस्पतालों में डॉक्टर, और वो डॉक्टर आएंगे मेडिकल कॉलेजेस से। मेडिकल कॉलेज के बारे में भी एक बात कही गई कि एक भी नया सरकारी मेडिकल कॉलेज नहीं खुला। हमारी गीता जी ने विषय उठाया था, लेकिन अगर मैं इसमें खुलासा करके आपको बताता हूं कि 2014 में केवल 7 मेडिकल कॉलेज थे और उसमें 3 सरकारी 3 प्राइवेट, एक सहायता प्राप्त अग्रोहा, ऐसे 7 थे, जिनमें कुल एडमिशन संख्या उस समय 700 थी। ये 2014 की बात बता रहा हूं, आंकड़ों की बात है, मेरे पास जो आंकड़े बता रहा हूं। आज उसमें जो नए कॉलेज और जुड़े हैं, उन कॉलेजेस में वर्ल्ड मेडिकल कॉलेज झज्जर, एनसी मेडिकल कॉलेज सराना, आदेश मेडिकल कॉलेज कुरुक्षेत्र है या अक्षाबाद है, अक्षाबाद, ऑल इंडिया फला मेडिकल कॉलेज। तो ऐसी सब नए कॉलेजेस की भी सीटें बढ़ा करके, और जो पुराने कॉलेज थे उनमें भी सीटें बढ़ाई गई हैं। पीजीआईएस एमएस रोहतक में 150 की 250 हुई, सोनीपत की 100 से 120 हुई, नूह की 100 से 120 हुई। हाँ, ईएसआई फरीदाबाद ये भी बाद में बना 2015 में 125 सीटें। देखिए, मेडिकल कॉलेज की सीटें 2015 के दिखाई है, हो सकता है अस्पताल पहले हो, अस्पताल पहले होगा, मेडिकल कॉलेज 2015 मेरे पास जो लिखा हुआ आया है, आप पता कर लीजिए, पहले होगा तो ठीक है। 2017 में तो मैं तो जिस दिन एडमिशन हुए वो साल बता रहा हूँ। कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज 2017 120, अटल बिहारी मेडिकल कॉलेज फरीदाबाद में 100, जो पहले एक प्राइवेट कॉलेज होता था, बंद हो गया था, हाँ, तो उसके बाद 100, और अंबाला का जो मुलाना का 100 से 150, एसजीटी बुढ़ेड़ा 100 से 150। तो इस प्रकार से आज 1685 स्टूडेंट वो पढ़ रहे हैं। सीएम मनोहर लाल ने बेरोजगारी के मुद्दे पर विपक्ष पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि गलत आंकड़ों के सहारे विपक्ष भ्रम फैला रहा है। 2017 में किसी एक महीने में उसी सीएमआईई ने हरियाणा में बेरोजगारी दर 2% दिखा रखी। उसी सीएमआई ने, मैं क्या भरोसा करूं उस पर, जो हमें 17 में भी हम ही थे, और उसमें 3 साल हमको हो गए थे शासन करते हुए, वो 2% दिखाता है। एकदम बढ़ते बढ़ते 2 से 15, 15 से 24, 24 से 36। मैंने तो एक दिन मजाक में कहा था, एक दिन वो हम इंतजार कर रहे हैं कि जिस दिन कहे कि हरियाणा में 100% बेरोजगारी हो गई है। उनका क्या भरोसा, क्या करें, कोई पैरामीटर नहीं उनका। इसलिए अगर किसी ने अध्ययन करना तो ठीक से करें। हमारे पास डाटा है, और वो डाटा परिवार पहचान पत्र से बढ़िया डाटा हमारे पास नहीं हो सकता, जिसके अंदर 67 लाख परिवारों में 3.25 करोड़ लोगों ने किसका क्या व्यवसाय है स्वयं डिक्लेयर किया हुआ है, और उसमें भी 8 लाख समथिंग है जिन्होंने स्वीकार किया हम बेरोजगार हैं, जो 5.5% 6% ही बनता है, 5.47 समथिंग। तो इसलिए जब हम लोगों से पूछ रहे हैं, एक एक से पूछ रहे हैं, कैसे हो सकता है? एक मिनट बत्रा जी, एक मिनट बत्रा जी, एक मिनट। अब नहीं, देखिए, मैंने तो बेरोजगारी का विषय उठाया, वो मैं बताऊंगा, परिवार पहचान पत्र का विषय आएगा जिसमें आप अनएम्प्लॉयमेंट डिटरमिन कर सकते हैं। उसका प्रेम्बल पढ़िए, आपका दिया हुआ एक्ट है। देखिए, उसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है, आपने वो डाटा कहां से उठा के, मैं बता रहा हूं, उसी का उदाहरण परिवार के लोगों के सिग्नेचर हैं, और हर सदस्य के सामने उसका ऑक्यूपेशन क्या है, उसकी एंगेजमेंट क्या है, वो लिखा जाता है। वृद्ध है तो वृद्ध लिखा जाता है, वो मानो पेंशन वाला है, या कोई विद्यार्थी है तो विद्यार्थी लिखते हैं, अगर व्यवसाय करने वाला व्यवसाय लिखते हैं। क्या आपने उस एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर जो साइन कराते हैं कि ये आपकी एम्प्लॉयमेंट है या नहीं है, क्या आपके एक्ट के अंदर सा प्रोविजन है, क्या एक्ट के प्रियम्बल के अंदर प्रोविजन है, क्या एक्ट के अंदर कोई फॉर्म आपने दिया है जिसमें हम अनएम्प्लॉयमेंट डिटरमिन करेंगे? उसका प्रियम्बल पढ़ लेंगे। मैं भी जब आपको एक्ट पढ़ने बजट आएगा ना, आपको प्रियम्बल भी पढ़ के दिखा देंगे कि आपका प्रियम्बल क्या है। आप सम्मानीय वकील हैं, आप इस सदन के बहुत पुराने सदस्य हैं, पता होना चाहिए कि एक्ट में तो केवल एक एक्ट की परिभाषा लिखी जाती है, जिसके अंदर क्या क्या करेंगे, कैसे करेंगे, उसके रूल्स क्या होंगे, उसकी पॉलिसी क्या होगी,
आप हमेशा आप भी बनाते रहे, हम भी बनाते हैं। ये हर फार्म एक्ट में नहीं छापा जाता कि उसके अंदर एक्ट में फार्म छापेंगे ये फार्म होगा। फार्म तो हर 4 महीने बाद बदलना पड़ सकता है, कौन सी नई जानकारी लेनी है वो बदला जा सकता है। इसलिए ये बात ऐसा नहीं कि एक्ट में कहां लिखा है। आपको अगर उसका अध्ययन करना है तो एक बार जरा एडीसी ऑफिस में किसी से बुला करके कि आप कैसे कैसे उसको भरवाते हैं, आप ले आइए। सीएम मनोहर लाल ने प्राइवेट कंपनी में स्थानीय को 75% आरक्षण का जो मुद्दे पर भी उन्होंने कहा कि इससे प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिलेगा। हमने 75% की ये जो एक्ट बनाया और जिसके अंदर आखिर स्टेक होल्डर से बात करने की आवश्यकता होती है, तो हमने उद्योगपतियों से बातचीत की है। और उद्योगपति अगर इसके एकदम विरोध में आते हैं तो तब भी ये संभव नहीं था कि हम जबरदस्ती थोप दें। उन्होंने कुछ विषय जो रखे उसमें से महत्वपूर्ण ये 2 ही विषय थे। एक विषय उनका था कि आखिर हमारे यहाँ सालों से जो लोग काम कर रहे हैं वो सारे हरियाणा के रेजिडेंट तो नहीं हैं। कोई उत्तर प्रदेश का है, कोई बिहार का है, कोई उड़ीसा का है, कोई अन्य प्रदेशों के जहां के भी हैं, और अधिकांश लोग उनके बाहर के ही होते रहे हैं। हरियाणा के लोग कम ही रहे हैं और कुछ प्रवृत्ति भी रही है उद्योग की कि हरियाणा के लोगों को कम लगाया जाए। इसमें आप भी भोगी हैं, आपके सामने भी सारा कुछ हुआ है, हमने भी उसको देखा है। लेकिन किसी तरीके से उनको सहमत किया जाए कि नहीं, हरियाणा में 75% लोगों को आप और नौकरी दोगे। उसके अंदर कई हमने काम किए। पहला तो ये कि हरियाणा के व्यक्ति को ब्लॉक सी और डी में अगर आप नौकरी देंगे तो हम आपको सब्सिडी देंगे। पहले 3000 रुपया था, 3600 रुपया हुआ, अब 4800 रुपया है, 48,000 रुपया। 3000 रुपया महीने का था, 36,000 टोटल था। अब हमने 4000 रुपया महीना 48,000 रुपया कर दिया सी और डी में, कि बी में भी, ए में भी है। तो अब ये जानकारी और नहीं है, मतलब तो ए बी सी डी सब में कि हरियाणा का अगर कोई भी व्यक्ति आप रखते हैं तो 3 साल के लिए हम आपको ये सब्सिडी देंगे, ताकि हरियाणा को लोग वो रखें। उनका इतना लालच उनको होता है। दूसरा उनका कि नहीं, हमारे उन परिवारों के लोग जो 10-10 साल से हमारे पास हैं, उनके बच्चे तो आज यहीं रहते हैं, यहीं पढ़ते हैं, यहीं पैदा हुए हैं, यही सब है। तब ये दूसरे प्रदेशों की जो बात चली तो मैंने ठीक है, जब दूसरे प्रदेशों में 5 वर्ष का तो हम भी 5 वर्ष करेंगे, लेकिन केवल उस 75% के लिए ये किया गया। कहीं नहीं लिखा कि सिर्फ 75% के लिए है। दैट इज यूनिफॉर्म एप्लीकेबिलिटी है और एजुकेशन पे, एससी बीसी पे, सब पे उसका असर पड़ रहा है। डोमिसाइल 5 साल का जब इशू होगा, पहली तो बात ये है, आपने उसमें एक लाइन भी कहीं पर लिखी है। पहली बात तो ये है उसका क्या इम्प्लीकेशन होगा रिजर्वेशन पे, खास तौर पे एससी बीसी पे। तो मैं बता रहा हूँ ना आपको, जो गवर्नमेंट सर्विस में भी होगा। आज सर्टिफिकेट दे रहे हैं, आप तहसीलदारों से पूछो, पहली बात तो ये है ये 3 साल के लिए डोमिसाइल शब्द तो है ही नहीं। हमने डोमिसाइल तो सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया। डोमिसाइल तो सिर्फ देश का हो सकता है, लेकिन सर्टिफिकेट ऑफ रेजिडेंस जो है हमने 5 साल का दे रहे हैं। सिंपली शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड कास्ट की जो रिजर्वेशन है नोटिफाई भी नहीं किया है, सिर्फ एक इंस्ट्रक्शन है। और उस इंस्ट्रक्शन के हिसाब से जब तक नोटिफाई कोई चीज नहीं हो जाती तब तक सरकारी चीजों पर लागू नहीं हो सकती। ये कहीं सरकारी विषयों पर लागू नहीं है। सदर में सीएम मनोहर लाल ने किसानों को भरोसा देते हुए कहा कि बेमौसम बारिश से खराब हुई फसल की गिरदावरी सरकार करवा रही है, किसानों के नुकसान की भरपाई सरकार करेगी। फसल की गिरदावरी का भी विषय आया इसमें। हालांकि मैंने पहले दिन भी इसका उत्तर दे दिया था कि 561 करोड़ रुपया जो खरीफ 2021 का वो भेजा जा चुका है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में भी लगभग 800 करोड़ रुपया सैंक्शन हो गया है, जिसमें काफी खातों में भी पहुंच गया है और कुछ जो है इस मार्च के अंत तक पहुंच जाएगा। अभी जो इस समय की फसल है रबी 2022 सामान्य गिरदावरी हो चुकी है, लेकिन जहां जहां से रिपोर्ट आनी बाकी है या जहां से कहा जाएगा उनकी सबकी स्पेशल गिरदावरी इस महीने में 15 मार्च तक ये हो जाएगी। उसके बाद फिर वहीं सीएम मनोहर लाल ने कहा कि एनसीआर में शामिल होने से कई जिलों को फायदा कम, नुकसान ज्यादा हो रहा है, इसलिए सरकार ने इसके समाधान के लिए कई कदम उठाए हैं। वहीं नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि लंबे अंतराल में एनसीआर में शामिल होने वाले जिलों को फायदा जरूर होगा, लिहाजा इन जिलों को एनसीआर से बाहर नहीं किया जाना चाहिए। प्रावधान आने लगे कि जिसके अंदर एनसीआर के क्षेत्र में रहने वाले लोगों को कठिनाइयां भी पैदा हुई और उसमें जो चीज गुड़गांव के लिए लागू हो सकती है
वही चीज महेंद्रगढ़ के लिए, चरखी दादरी के लिए, करनाल के भी लागू होने लग गए, खास करके पोल्यूशन एनवायरमेंट का जो विषय है। और उसके जो प्रतिबंध लगे कि यहाँ आप इंडस्ट्री नहीं चलाओगे, यानी इंडस्ट्री चलाओगे तो पीएनजी सीएनजी के ऊपर चलाओगे, दूसरा फ्यूल लागू नहीं करोगे, यहाँ आप भट्ठे नहीं चला सकते, यहाँ आप 10 वर्ष और 15 वर्ष की गाड़ियां नहीं चला सकते। आखिर हमारे किसान के साथ जुड़ा हुआ ट्रैक्टर है, वो भी उन इलाकों में हम नहीं, एनजीटी पर प्रतिबंध करता है। तो और बहुत शिकायतें मिलने के बाद इसी सदन में जब ये चर्चा चल रही थी तो हमारे श्री प्रमोद विज जी पानीपत का, इन्होंने विषय उठाया कि पानीपत को एनसीआर से निकाल दो। हमने भी कहा करनाल का उसमें से निकाल दो। और सब प्रदेशों ने मिलकर के जब योजना बनाई तो जो 150 किलोमीटर का दायरा था उसको कम करके 100 किलोमीटर किया गया। 100 किलोमीटर के बाद जो रेडियल्स हैं, चाहे वो हाईवेज के किनारे का 1 किलोमीटर एक इधर या फिर रेलवेज का, तो ऐसा एक प्रारूप बनाया गया है, अभी फाइनल होकर नोटिफिकेशन निकलना है, उसको एनसीआर में रखेंगे। और चारों तरफ उसका जो रेडियस है वो 100 किलोमीटर का राजघाट से, उसकी राजघाट की जगह रखी गई है। उसमें जैसे उदाहरण के लिए करनाल जिले में केवल घरुंडा तहसील बाकी है, बाकी उसमें से बाहर निकला है। ऐसे ही बहुत से एरियाज, महेंद्रगढ़ उसमें से बाहर निकला है। तो बहुत एरियाज हैं जो इसमें से बाहर निकले हैं। एक मिक्सअप रिएक्शन था, लेकिन जिनको कठिनाइयां थी वहां कठिनाइयां ज्यादा थी, लाभ कम था। आज भी हमें कोई प्रोजेक्ट्स हैं दिल्ली के एक 50, 60, 70 किलोमीटर के अंदर तो पूरे प्रोजेक्ट से आपको लाभ मिलता है, मानो लोन भी लेना हो, कुछ और भी करना हो, उसके आगे का प्रोजेक्ट तो सोचते ही नहीं है, प्रोजेक्ट वाइज वो करते हैं। इसलिए एक निर्णय करना पड़ा। अभी निर्णय भी कोई नोटिफाई नहीं हुआ है, इसको एक फाइनल दिशा में आगे बढ़ रहा है, नोटिफाई जैसे होगा, लेकिन हमारा इसमें कोई विरोध नहीं है। मैं समझता हूँ ये तो आपका अपना व्यू है, मेरा अपना व्यू है। एनसीआर में रहने से लॉन्ग रन में फायदा ही होगा, कमी नहीं, वो हमारे घाटा नहीं पड़ सकता। आज नहीं तो कल होनी है लागू चीजें, तो जो आप कह रहे हो एनसीआर में आज नहीं तो कल दिल्ली में भी दबाव पड़ेगा, केंद्र सरकार में भी दबाव पड़ेगा। वो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आज बेशक इंटरेस्ट ज्यादा कर दिया हो, कल को कम करना पड़ेगा, उनको जब दबाव पड़ेगा। मैं समझता हूँ एनसीआर में ये एरिया रहने चाहिए, उसमें हमारे को लाभ है, स्टेट को लाभ है। राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान विधानसभा में यूक्रेन का मुद्दा भी उठा। सीएम मनोहर लाल ने सदन को बताया कि आज की तारीख में हरियाणा के 1480 छात्रों को वापस लाया जा चुका है। आज की डेट में 1800 में से 1480 ऐसे विद्यार्थी वो सकुशल अपने अपने घरों को आ चुके हैं और लगभग 80 के आसपास ऐसे हैं जो अभी कल तक जो वहां अभी से निकल नहीं पाए थे। अब उनकी कोशिश है कि वो सब निकल आए, लेकिन अभी अच्छी बात यह है कि वहां की युद्ध विराम हुआ है तो वो भी जल्दी निकल आएंगे। कुछ बॉर्डर्स पर हैं वो सारे आ जाएंगे। आगे रिहेबिलिट कर, सुन तो लो, अब सुन तो लो, एक सांस में बोलते चले जाते हैं, सुन तो लो, एक सांस में बोलना बंद करो। तो इसलिए ये विषय चूंकि केवल हरियाणा का नहीं है, ये सारे देश का है। और वैसे भी मेडिकल कॉलेज के जितने एडमिशंस हैं स्टेट नहीं करती है, वो सारी नीति बनाएंगे एमसीआई वाले या एनसीएम वाले, नेशनल काउंसिल ऑफ मेडिसिन, वो बनाएंगे। प्रधानमंत्री जी ने एक बात कह दी है कि जिनका कोर्स पूरा हो गया है उनको इंटर्नशिप का अवसर सबको यहाँ दे देंगे। इसके बाद मेरी गुड़गांव में भी, नारायणगढ़, 3-4 जगह मेरे उन विद्यार्थियों से बात हुई, मिलने आए थे। हमने कहा आप भी सुझाव दो, कुछ सुझाव आपके हो सकते हैं क्या, अलग अलग सुझाव आए कि मेडिकल की फीस बहुत बढ़ गई। जो विद्यार्थी आएंगे वो हो सकता है उनमें से कुछ को एडमिशन मिल जाए, तो उनको पूरा फीस कंसेशन देना चाहिए आपको, ताकि उनका प्रोत्साहन दिया। वो गए क्यों वहाँ? वो इस वास्ते गए, यहाँ मेडिकल की फीस बहुत ज़्यादा है, डोनेशन बहुत ज़्यादा, इस वास्ते वहाँ गए। यूक्रेन नहीं तो उनको जाने की जरूरत नहीं, कोई मेरिट की वजह से नहीं गए वहाँ सस्ती है। नहीं, दोनों कारण है, दोनों कारण हैं हुड्डा साहब, दोनों कारण हैं। फीस कम है ये बात भी ठीक है, लेकिन मेरिट में भी कहीं ना कहीं वो बच्चे यहाँ मेडिकल कॉलेज में नहीं आ पाते। मेरी उनसे बात हुई है, उन्होंने कहा हमारा उसे नंबर आया नहीं यहाँ। हमारे मेडिकल कॉलेज यूक्रेन से कम नहीं है। नहीं, कम तो नहीं है, मेरिट में नहीं है। मतलब मेरिट पे मेडिकल कॉलेज थोड़ी तय करता है, वहाँ नहीं गए हैं। मेडिकल कॉलेज मेरिट तय नहीं करता, ज्यादा पैसा देगा यहाँ पढ़ लेते, वो इस वास्ते नहीं गए हैं।
हाँ। वहाँ के मेडिकल कॉलेज ये की मेरिट उन्होंने बहुत ही अच्छी हमें है। बताया है। वो इस वास्ते गए वहाँ हुड्डा सस्ती है। साहब नहीं, उन्होंने ही मुझे बताया। मेरे तो खुल करके कम से कम ज्यादा नहीं तो 20-22 विद्यार्थी मुझे मिले हैं। उनसे मैं हर एक से ये पूछा कि क्यों गए थे, कि यहाँ एडमिशन नहीं मिला, यहाँ एडमिशन नहीं मिला। वो नहीं मिला तो कोई फीस के कारण से नहीं गए, यहाँ एडमिशन नहीं मिला। हाँ, वो ठीक बात है, बस वही थी। मैं हरियाणा की नहीं बात कर रहा, लेकिन देश में जो डोनेशन है, डोनेशन जहाँ एडमिशन मिलता है डोनेशन से, वो उससे बहुत कम यूक्रेन में गए। ये डोनेशन देगा तो यहाँ भी दाखिल हो जाते। डोनेशन हरियाणा में नहीं, हरियाणा में नहीं है, बहुत सारी जगह डोनेशन देके होते हैं। विषय में बहस की आवश्यकता नहीं है। हमने तो अपना जितनी स्पीड से क्या और पूरा संपर्क बनाए रखें, जो मदद हो सके उनकी करें। इसमें तो हम सब एक। सीएम मनोहर लाल ने राज्यपाल के अभिभाषण की शुरुआत विपक्ष को जवाब देते हुए शायराना अंदाज में तंज कसते हुए की। देखिए। गरूर में इंसान की कमी कि इंसान नहीं दिखता, गरूर में इंसान की कमी कि इंसान नहीं दिखता। जैसे छत पर चढ़ जाओ तो खुद का मकान नहीं दिखता। अकड़ शब्द में अकड़ शब्द में कोई मात्रा नहीं होती, अकड़ शब्द में कोई मात्रा नहीं होती, पर ये अलग अलग मात्रा में सब में होती है। इसलिए हम में हो तो हम जनहित में उसका उपयोग करेंगे, लेकिन आप में हो तो आप तो सिवाय उसका दुरुपयोग करने के लिए और कुछ नहीं करते। शौक से निकालिए मेरे किरदार में नुक्स, मेरे किरदार में आप नहीं होंगे तो मुझे तराशेगा कौन। आपने आलोचना भी की होगी तो मैं उसको इस रंग से लेता हूं। कितनी ही आलोचना कर लें, जो उड़ने का शौक रखते हैं वो गिरने का खौफ नहीं करते। हमने जो उड़ने की धार अपनी तेज की हुई है, जिस गति से हम उड़ेंगे, निश्चित उड़ेंगे, हमें कोई गिरने का कोई खौफ नहीं है। सदन में माफी मांगने के बाद विधायक रघुवीर कादियान का निलंबन रद्द कर दिया गया। रघुवीर कादियान ने कहा कि सदन की गरिमा को समझता हूं, सदन के सदस्यों का और स्पीकर का सम्मान भी करता हूं। बिल को लेकर एक भावना व्यक्त की थी, इसके लिए खेद प्रकट करता हूं। सिलेक्ट कमेटी को बिल भेज दिया गया। मैंने कल भी अपनी स्पीच शुरू होने से पहले ये कहा था कि प्रजातंत्र का मूल मंत्र है एक दूसरे के प्रति सम्मान, सदन के प्रति सम्मान, सदन के हर मेंबर के प्रति सम्मान, सदन के हर मेंबर के प्रति सम्मान, आपके प्रति सम्मान। मैंने कहा भी, मैंने रिपीट भी किया, मैं आपकी भावनाओं की कदर करता हूँ। इसमें स्पीकर सर, मैं ज़्यादा लंबी चौड़ी कोई बात नहीं कहूँगा, तो एक ही बात कहूँगा कि कोई मेरे अंदर उस बिल को एक भावना मैंने व्यक्त करी थी, और उस भावना के मैंने तो यहाँ तक भी कहा था कि भाई इसको सेलेक्ट कमेटी को भेज दो। मैंने मेरा कोई इससे पहले कोई रिएक्शन किसी बात का नहीं। मैंने आपसे रिक्वेस्ट करी थी विद फोल्डेड हैंड्स कि इसको सेलेक्ट कमेटी को भेज दो, इसकी अर्जेंसी है या नहीं है। दूसरा इसमें मतलब तो उसमें फिर ये बात जब चली कि भाई ये जैसे ऑनरेबल मेंबर की तरफ से कोई और बात आई कि भाई ये जो विभाजन हुआ है क्यों हुआ, किस तरह से, फिर इन सीरीज एक बात आई तो सदन के नेता की, तो मैं सडनली जो है ना प्रोवोकेट हुआ, और उसमें मैंने जो मैं समझता हूँ सदन की गरिमा को भी समझता हूँ। सदन की गरिमा कहाँ, मतलब कोई मेरी इंटेंशन नहीं सदन की, ना मेरा कोई वजूद, ना सदन की गरिमा के साथ में कोई खिलवाड़ कर सकता। सदन बहुत प्राइम है, सदन के आगे मैं नतमस्तक होता हूँ। सदन जो है वो 2.5 करोड़ लोगों की भावनाओं से जुड़ा हुआ सदन है, उनसे चुनकर यहाँ पर आया है। मैं इनकी कदर करता हूँ, आपकी कदर करता हूँ। अगर कोई उस एक्शन से मेरे से वो कोई हुआ तो आई फील रिग्रेट। माननीय सदस्यगण,
अब संसदीय कार्य मंत्री प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि डॉक्टर आर.एस. कादियान विधायक को दिनांक 4 मार्च 2022 की प्रथम बैठक में वर्तमान स्तर की शेष बैठकों के लिए उनके निलंबन करने का सदन द्वारा लिया गया निर्णय निरस्त किया जाए। प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि डॉक्टर आर.एस. कादियान विधायक को दिनांक 4 मार्च 2022 की पृथक बैठक में वर्तमान सत्र की शेष बैठकों के लिए उनके निलंबन करने का सदन द्वारा लिया गया निर्णय निरस्त किया जाए। प्रश्न है। धन्यवाद अपने नेता और सीएलपी लीडर का भी कहते हैं। मैं सभी सदन का धन्यवाद करिए। सदन के प्रश्न है कि डॉक्टर आर.एस. कादियान विधायक को दिनांक 4 मार्च 2022 की प्रथम बैठक में वर्तमान सत्र की शेष बैठकों के लिए उनके निलंबन करने का सदन द्वारा लिया गया निर्णय निरस्त किया जाए। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में हैं वे कृपया हाँ कहें। जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में हैं वे कृपया ना कहें। हाँ पक्ष की जीत हुई। हाँ पक्ष की जीत हुई। प्रस्ताव पारित हुआ। हरियाणा विशेष में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज।